जय हिंद दोस्तों। भारतीय संविधान के सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद को जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि संविधान के भाग, अनुसूची और अनुच्छेद किसे कहते हैं। और दोस्तों, अगर आप ये सभी जानते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन दोस्तों अगर आप नहीं जानते हो तो मैं आपको बता दूं कि जैसे दोस्तों कई बुक में कुछ ना कुछ चैप्टर होते हैं। जैसे कोई बुक में 10 चैप्टर या 12 चैप्टर होता है, ठीक उसी प्रकार संविधान भी एक तरह से बुक है। उसका टोटल 22 चैप्टर है, यानी कि 22 भाग है। तो दोस्तों भाग एक तरह से चैप्टर होता है, और दोस्तों अनुच्छेद एक तरह से इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है चैप्टर का। और दोस्तों हमारे संविधान में टोटल 395 अनुच्छेद हैं। और दोस्तों अनुसूची एक तरह से हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने के लिए, यानी कि डिटेल से अगर किसी भी चीज़ को जानना है तो आप अनुसूची में उसे जाकर देख सकते हो। जैसे दोस्तों अनुसूची 1 में हमारे भारत के जितने भी राज्य हैं उनका नाम और उनका सीमा सभी डिटेल से दिया हुआ है। और दोस्तों वर्तमान समय में हमारे संविधान में टोटल 12 अनुसूचियां हैं। संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 1 से 4 में। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अनुच्छेद 1 में बताया गया है कि भारत राज्यों का यूनियन है, और अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का निर्माण या स्थापना का वर्णन किया गया है। और दोस्तों अनुच्छेद 3 में बताया गया है कि संसद वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, नाम और सीमा में परिवर्तन कर सकती है। और अनुच्छेद 4 में कहा गया है कि अनुच्छेद 2 और 3 का संशोधन 368 के बाहर है, यानी कि अनुच्छेद 2 और 3 का संशोधन के समय राष्ट्रपति के सिग्नेचर की जरूरत नहीं है। नागरिकता का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 5 से 11 में। और दोस्तों इसके कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद को जान लेते हैं। जैसे दोस्तों अनुच्छेद 8 में कहा गया है कि वैसे व्यक्ति जो विदेश में रह रहा है लेकिन उनके दादा या परदादा भारत के ही थे तो उनको भारत की नागरिकता मिल सकती है। और अनुच्छेद 9 में कहा गया है कि अगर आप विदेशी नागरिकता लेते हो तो भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। और दोस्तों नागरिकता संबंधी सभी महत्वपूर्ण आर्टिकल को पूरे डिटेल से देखना चाहते हो तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। मूल अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 12 से 35 में। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 17 में। और दोस्तों अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है। इसके अंतर्गत होता यह है कि आप अपने नाम के आगे महाराजा, भारत रत्न ये सभी नहीं लगा सकते हो। प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 19 के ए में। जीवन का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 21 में। और दोस्तों इस अनुच्छेद के अंतर्गत कहा गया है कि आप आत्महत्या नहीं कर सकते हो या किसी दूसरे को आत्महत्या के लिए प्रेरित नहीं कर सकते हो। अगर ऐसा करते हुए पकड़े गए तो आपको सजा भी हो सकती है। शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 21 के क में। और दोस्तों शिक्षा का अधिकार 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था, लेकिन दोस्तों यह 1 अप्रैल 2010 से स्टार्ट हुआ था। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों में संरक्षण भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 29 में। और दोस्तों इसके अंतर्गत कहा गया है कि माइनॉरिटी यानी कि अल्पसंख्यक को उसके जाति, धर्म या लिंग या जन्म स्थान के आधार पर उसको शिक्षा से वंचित नहीं किया जाएगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है?
तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 32 को। और दोस्तों भारतीय संविधान के द्वारा हमें जितना भी मूल अधिकार दिया गया है उसकी रक्षा आर्टिकल 32 ही करता है। इसलिए दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है। राज्य के नीति निदेशक तत्वों का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 36 से 51 में। और दोस्तों यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 44 में। पर्यावरण, वन्य तथा वन्य जीवों की रक्षा का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 48 के क में। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 50 में। मूल कर्तव्य का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 51 के क में। और दोस्तों मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं दिया गया था, लेकिन दोस्तों इसे फिर 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। राष्ट्रपति का निर्वाचन का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 54 में। और दोस्तों आपको बता दें कि राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल में संसद के लोकसभा, राज्यसभा ये दोनों भाग लेते हैं। और दोस्तों विधानमंडल के केवल विधानसभा भाग लेते हैं, विधान परिषद नहीं, क्योंकि दोस्तों विधान परिषद केवल 6 राज्यों में है। राष्ट्रपति पर महाभियोग का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 61 में। और दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा ही किया जाता है। और दोस्तों इसमें विधानमंडल के दोनों सदनों में से कोई भी सदन भाग नहीं लेता है, ना ही विधानसभा और ना ही विधान परिषद। राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान शक्ति का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 72 में। और दोस्तों आर्टिकल 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति के पास पावर है कि वो आपकी सजा को कम करवा सकते हैं या तो माफ भी करवा सकते हैं। महान्यायवादी का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 76 में। और दोस्तों महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल एक तरह का वकील होता है जो कि दोस्तों केंद्र सरकार के लिए काम करता है। और दोस्तों अटॉर्नी जनरल का योग्यता सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होता है। संसद का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 79 में। और दोस्तों संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, जो कि देश के लिए कानून बनाने का कार्य करते हैं। राज्यसभा का उल्लेख कौन सा अनुच्छेद में है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 80 में। और दोस्तों राज्यसभा की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे इसके सदस्य बनने के लिए कम से कम 30 वर्ष उम्र होना चाहिए। और दोस्तों राज्यसभा कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। लोकसभा का उल्लेख कौन सा अनुच्छेद में है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 81 में। और दोस्तों लोकसभा का कुछ विशेषताएं हैं, जैसे इसका सदस्य बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष उम्र होना चाहिए। और दोस्तों इसे भंग किया जा सकता है, लेकिन दोस्तों राज्यसभा कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। गणपूर्ति का उल्लेख कौन सा अनुच्छेद में है?
तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 100 में। और दोस्तों गण पूर्ति, जिसे इंग्लिश में कोरम कहा जाता है, इसका मतलब यह होता है कि टोटल सदस्यों का 1/10 भाग सदस्य का उपस्थित होना। जैसे दोस्तों संसद के लोकसभा में अगर कोई भी कार्यवाही चल रही है तो उसके टोटल सदस्यों का 1/10 भाग सदस्य का उपस्थित होना जरूरी है। अगर दोस्तों उतना सदस्य उपस्थित नहीं है तो कार्यवाही को रद्द कर दिया जाएगा, कार्यवाही नहीं होगी। संविधान के किस अनुच्छेद में संयुक्त अधिवेशन का वर्णन किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 108 में। और दोस्तों संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाते हैं, लेकिन दोस्तों इसका अध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 110 में। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अनुच्छेद 109 में धन विधेयक का विशेष प्रावधान दिया गया है, जैसे कि धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत होगा, राज्यसभा में नहीं। और कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष लेगा। और दोस्तों धन विधेयक को अगर लोकसभा पास कर देते हैं तो वह राज्यसभा में जाता है, और राज्यसभा उसे अधिकतम 14 दिनों तक रोक के रख सकता है, उससे ज्यादा नहीं। तो दोस्तों धन विधेयक के इन सभी विशेषताओं को देखने से पता चलता है कि धन विधेयक के मामले में लोकसभा को ज्यादा पावर दिया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में संघ का बजट का वर्णन किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 112 में। और दोस्तों बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण भी कहा जाता है, और पूरे 1 सालों में कितना खर्च और कितना कमाई होगा, इन सभी का विवरण बजट कहलाता है, और वित्त मंत्री के द्वारा बजट प्रस्तुत किया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त विधेयक का वर्णन किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 117 में। और दोस्तों वित्त विधेयक का मतलब होता है देश में विकासात्मक कार्यों के लिए किया गया व्यय का विवरण। और दोस्तों यहाँ ध्यान देने वाली बात है, वित्त विधेयक लोकसभा और राज्यसभा दोनों में प्रस्तुत किया जा सकता है, लेकिन दोस्तों अगर धन विधेयक की बात आएगी तो वह केवल और केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का अध्यादेश है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 123 में। और दोस्तों अध्यादेश एक तरह का टेम्पोररी कानून होता है जिसे राष्ट्रपति जारी करते हैं, जिसका वैलिडिटी अधिकतम 6 मंथ का होता है। और दोस्तों इसी बीच अगर कोई सत्र प्रारंभ हो जाता है तो उस अध्यादेश का वैलिडिटी मात्र 42 दिन रह जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का वर्णन किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 124 में। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट में टोटल 34 जज हैं, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश है और 33 अन्य जज। संविधान के किस अनुच्छेद में अभिलेख न्यायालय की वर्णन किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 129 में। और दोस्तों अभिलेख न्यायालय का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया फैसला अपने आप में एक कानून है। जैसे अगर सुप्रीम कोर्ट ने किसी को चोरी के अपराध में फांसी की सजा देता है तो तब से यह नियम हो जाएगा कि अगर कोई चोरी करता है तो उसे फांसी की सजा दी जाएगी। संविधान के किस अनुच्छेद में सुप्रीम कोर्ट के मूल अधिकार का वर्णन किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 131 में। और दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के मूल अधिकार निम्नलिखित है। जैसे दोस्तों अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में कोई विवाद होता है तो वह मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा।
या फिर स्टेट गवर्नमेंट का किसी अन्य स्टेट गवर्नमेंट से कोई विवाद होता है तो वह भी मामला सुप्रीम कोर्ट में ही जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, जिसे सीएजी भी कहा जाता है, की चर्चा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 148 में। और दोस्तों सीएजी, जिसका पूरा नाम कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होता है, जो कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के खर्चों को ऑडिट करता है, यानी कि जांच करता है। और दोस्तों इनका कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल का वर्णन किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 153 में। राज्यपाल द्वारा क्षमादान शक्ति का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 161 में। और दोस्तों राज्यपाल फांसी की सजा को माफ नहीं करवा सकता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्तियां आर्टिकल 72 में दिया गया है और राज्यपाल के क्षमादान शक्तियों का वर्णन आर्टिकल 161 में दिया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में महाधिवक्ता का वर्णन किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 165 में। तो दोस्तों महाधिवक्ता, जिसे इंग्लिश में एडवोकेट जनरल कहा जाता है, यह एक सरकारी वकील होता है जो कि राज्य सरकार के लिए काम करती है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अटॉर्नी जनरल जो केंद्र सरकार का एक वकील है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 76 में किया गया है, और एडवोकेट जनरल का वर्णन अनुच्छेद 165 में किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधानमंडल की चर्चा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 168 में। और दोस्तों विधानमंडल के दो सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा में रहने वाले सदस्य को एमएलए कहा जाता है, यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और विधान परिषद में रहने वाले सदस्य को एमएलसी कहा जाता है, यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि विधान परिषद भारत के केवल 6 राज्यों में है, और वह राज्य है बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधानसभा का वर्णन किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 170 में। और दोस्तों विधानसभा के कुछ विशेष बातों को जान लेते हैं। जैसे दोस्तों इसे प्रथम सदन कहा जाता है, इसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है और यह भंग किया जा सकता है, इसलिए इसे अस्थायी सदन भी कहा जाता है। और दोस्तों विधानसभा में बैठने वाले सदस्य को एमएलए, यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है। और दोस्तों इसे हिंदी में विधायक कहा जाता है। विधान परिषद का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 171 में। और दोस्तों यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि अनुच्छेद 169 में विधान परिषद का सृजन का वर्णन किया गया है, यानी कि दोस्तों भारत के जिन राज्यों में विधान परिषद नहीं है, वह विधान परिषद का सृजन यानी कि निर्माण कर सकता है। तो दोस्तों विधान परिषद के कुछ विशेष बातों को जान लेते हैं। जैसे दोस्तों विधान परिषद में बैठने वाले सदस्य को एमएलसी, यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता है, जिसे हिंदी में विधायक कहा जाता है। और इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है और इसे भंग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसके सदस्यों का चुनाव 3 चरणों में होता है। प्रत्येक 2 वर्षों पर 1/3 सदस्यों का चुनाव होता है। और दोस्तों किसी भी सदन को भंग तब किया जाता है जब उसके पास बहुमत नहीं होता है। और दोस्तों इसके पास बहुमत तो हमेशा रहता है, क्योंकि दोस्तों सभी सदस्यों का चुनाव एक बार में नहीं हो पाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य का बजट का वर्णन किया गया है?
तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 202 में। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि संघ का बजट अनुच्छेद 112 में दिया गया है और राज्य का बजट अनुच्छेद 202 में दिया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल का अध्यादेश का वर्णन किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 213 में। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति का अध्यादेश अनुच्छेद 123 में दिया गया है और राज्यपाल का अध्यादेश अनुच्छेद 213 में दिया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में हाई कोर्ट का वर्णन किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 214 में। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का वर्णन आर्टिकल 124 में किया गया है और हाई कोर्ट की स्थापना का वर्णन आर्टिकल 214 में किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 239 में। और दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश, जिसे इंग्लिश में यूनियन टेरिटरी कहा जाता है, उस पर डायरेक्ट केंद्र सरकार का कंट्रोल होता है। और दोस्तों यूनियन टेरिटरी उसे बनाया जाता है जो बहुत ही छोटा राज्य है, जो अपने अर्थव्यवस्था को कायम नहीं रख सकता है या फिर भारत के मुख्य भूमि से बहुत ही दूर है, जैसे दोस्तों अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति क्षेत्र का प्रशासन का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 244 में। संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय संधि का वर्णन किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 253 में। अंतरराज्यीय परिषद का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 263 में। और दोस्तों अंतरराज्यीय परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और इसकी बैठक साल में 3 बार होती है, जिसमें प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। संचित निधि का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 266 में। और दोस्तों संचित निधि एक प्रकार का अकाउंट है जो कि आरबीआई में खोला गया है। और दोस्तों हम लोग जितना भी टैक्स वगैरह जमा करते हैं वह सारा संचित निधि में ही जमा होता है। आकस्मिक निधि का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 267 में। और दोस्तों आकस्मिक निधि भी एक प्रकार का अकाउंट है और दोस्तों इसमें से पैसा तब निकाला जाता है जब बहुत ही इमरजेंसी होता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विशेष राज्य का वर्णन किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 275 में। और दोस्तों विशेष राज्य उस राज्य को बनाया जाता है जो अत्यंत पिछड़ जाते हैं। और दोस्तों विशेष राज्य के लिए कुछ और भी शर्तें हैं, जैसे वह राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती हो, वहाँ कोई अक्सर आपदा आती हो जैसे बाढ़, भूकंप इत्यादि, और उस राज्य का ज़्यादातर लोग कृषि पर आधारित हो और वहाँ औद्योगिकरण कम हो। वित्त आयोग का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 280 में। और दोस्तों वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं और वित्त आयोग के अध्यक्ष की योग्यता सुप्रीम कोर्ट की जज के बराबर होता है और यह अर्थशास्त्र के अच्छे जानकार भी होते हैं। और दोस्तों प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कैसे नियोजित थे? संपत्ति का अधिकार का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है?
तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 300 के क में। संघ या राज्य लोक सेवा आयोग के कर्मचारियों का संरक्षण का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 311 में। अखिल भारतीय सेवा का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 312 में। संघ लोक सेवा आयोग का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 315 में। और दोस्तों संघ लोक सेवा आयोग, जिसे शॉर्टकट में यूपीएससी कहा जाता है, यह भारत की बड़ी बड़ी जॉब के एग्जाम को कंडक्ट करवाता है। और यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री करते हैं और यूपीएससी का हेड ऑफिस दिल्ली में है। निर्वाचन आयोग का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 324 में। और निर्वाचन यदि किसी जिला में करवाया जाता है तो उस जिला का सबसे हेड होता है डीएम, उसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर, उसके बाद प्रेजाइडिंग ऑफिसर और लास्ट में होता है पोलिंग ऑफिसर। और दोस्तों पोलिंग ऑफिसर 3 प्रकार का होता है, पोलिंग ऑफिसर 1, पोलिंग ऑफिसर 2, पोलिंग ऑफिसर 3। एससी आयोग का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 338 में। एसटी आयोग का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 338 के क में। ओबीसी आयोग का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 340 में। ओबीसी 2 प्रकार का होता है, एक क्रीमी लेयर, दूसरा नॉन क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर उसे कहा जाता है जो पर ईयर 8 लाख से अधिक कमाता हो, और नॉन क्रीमी लेयर उसे कहा जाता है जो पर ईयर 8 लाख से कम कमाता हो। और दोस्तों ओबीसी आयोग का कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। जैसे पहला ओबीसी आयोग काका कालेकर समिति था और दूसरा ओबीसी आयोग मंडल आयोग था, जिसमें 27% आरक्षण का प्रावधान था। संघ की राजभाषा का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 343 में। और दोस्तों संघ का राजभाषा है हिंदी और सहायक राजभाषा है इंग्लिश। और दोस्तों आयंगर फॉर्मूला के आधार पर 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी को राजभाषा मान लिया गया था। यही कारण है कि प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। राजभाषा आयोग का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 344 में। और दोस्तों राजभाषा आयोग के गठन का मुख्य उद्देश्य था, अगर आप राजभाषा को चेंज करवाना चाहते हो तो राजभाषा आयोग आपकी सहायता करेगा। राज्य की राजभाषा का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 345 में। और दोस्तों भारत के टोटल 9 राज्यों की राजभाषा हिंदी है और 3 राज्यों की राजभाषा इंग्लिश है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 348 में। और दोस्तों सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में प्रयोग की जाने वाली भाषा इंग्लिश है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन है कि प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिया जाएगा?
तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 350 के क में। और दोस्तों मातृभाषा मतलब राज्य भाषा या लोकप्रिय भाषा होता है। राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 352 में। और दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल का घोषणा मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति करते हैं, जिसका अधिकतम वैलिडिटी 30 दिनों का होता है। लेकिन इसे संसद के दोनों सदन 2/3 वोट से पारित कर देता है, तो यह अगले 6 मंथ तक जारी रहेगा। और दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल में हमारा मूल अधिकार कुछ समय के लिए निलंबित कर दिया जाता है। और राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान जर्मनी से लिया गया है। और दोस्तों भारत में अभी तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। राजकीय आपातकाल, जिसे राष्ट्रपति शासन भी कहा जाता है, का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 356 में। और दोस्तों राजकीय आपातकाल का घोषणा मंत्रिमंडल के सिफारिश पर राष्ट्रपति करते हैं, जिसका अधिकतम वैलिडिटी 60 दिनों का होता है। लेकिन अगर संसद के दोनों सदन से 1/2 वोट से इसे पास कर दिया जाता है, तो अगले 6 महीने तक यह जारी रहता है। और राजकीय आपातकाल का प्रावधान जर्मनी से लिया गया है। और दोस्तों जिस राज्य में राजकीय आपातकाल लगता है, उस राज्य के मुख्यमंत्री के पास कोई भी पावर नहीं होता है। सारा पावर उस राज्य के राज्यपाल को दे दिया जाता है। और इस स्थिति में राज्य सूची पर कानून केंद्र सरकार बनाती है, जो कि 1 वर्षों के लिए एप्लीकेबल होता है। और दोस्तों राजकीय आपातकाल, जिसे राष्ट्रपति शासन भी कहा जाता है, यह आर्टिकल 355 या फिर 365 के उल्लंघन होने पर लगाया जाता है। और राजकीय आपातकाल अधिकतम 3 सालों तक लगाया जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं। वित्तीय आपातकाल का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 360 में। और दोस्तों वित्तीय आपातकाल का घोषणा मंत्रिमंडल के मौखिक जानकारी पर राष्ट्रपति करते हैं, जिसका अधिकतम वैलिडिटी 60 दिनों का होता है। लेकिन अगर संसद के दोनों सदनों से इसे पास करवा दिया जाए, तो यह हमेशा के लिए लागू रहता है, जब तक कि इसे संसद से प्रस्ताव पारित कर हटाया ना जाए। वित्तीय आपातकाल का प्रावधान अमेरिका से लिया गया है। और दोस्तों वित्तीय आपातकाल में देश के सभी गवर्नमेंट कर्मचारियों का सैलरी काट लिया जाता है, केवल राष्ट्रपति को छोड़कर। लेकिन दोस्तों अच्छी बात यह है कि भारत में अभी तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। केंद्र सरकार के सभी दिशा निर्देश को राज्य सरकार को फॉलो करना होगा, यह संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 365 में। और दोस्तों अगर राज्य सरकार केंद्र सरकार के दिशा निर्देश को फॉलो नहीं करती है, तो उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। संविधान संशोधन का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 368 में। तो दोस्तों संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और दोस्तों संविधान संशोधन 3 प्रकार का होता है, एक साधारण बहुमत से, और दूसरा विशेष बहुमत से, और तीसरा विशेष बहुमत और आधे से अधिक राज्यों की सहमति से। जम्मू कश्मीर का विशेष प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 370 में। और दोस्तों जम्मू कश्मीर का विशेष प्रावधान निम्नलिखित है, जैसे यहाँ का झंडा अलग था और यहाँ दोहरी नागरिकता थी, एक तो जम्मू कश्मीर की नागरिकता और दूसरा भारत की नागरिकता। और दोस्तों जम्मू कश्मीर पर आरबीआई का नियम लागू नहीं होता था, क्योंकि यहाँ एसबीआई कंट्रोल करती थी। और दोस्तों यहाँ आरटीआई नहीं था, यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन यहाँ पर नहीं था। और जम्मू कश्मीर के विधानसभा में 2 महिलाओं को मनोनीत करने का सिद्धांत था।
महाराष्ट्र और गुजरात का चर्चा संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 371 में। और दोस्तों गुजरात और महाराष्ट्र पहले एक ही था, जिसे बम्बई कहा जाता था, लेकिन दोस्तों इसे भाषाई आधार पर इसका विभाजन कर दिया गया। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। जय हिंद।